जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका साइंस का टोटल 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट किया गया और 1 से लेकर आपका टोटल 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपका ये प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर चले जाना है और जो हमारा चैनल है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस के लिए क्लास। तो ये वाला आपका साइंस का क्लास है जो कि डेली शाम 7:30 बजे होता है। बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी में भी आपका 3 क्लास हो चुका है, ये क्लास भी 7:30 बजे ही होता है, ठीक है। और ये जो आपका है रात 8 बजे की क्लास है। तो जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है इस प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो साथियों, इससे पहले भी हमने क्लास में आपको बताया था एल्केन, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन का पूछे तब आपको आंसर करना है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। इसमें 2 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, CnH2n। फिर इसमें 2 को हटा दीजिए तो क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। तो एल्केन का याद रखिएगा CnH2n+2, तो इस +2 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, CnH2n, जो कि एल्कीन का होता है। इसमें फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, CnH2n-2, जो कि एल्काइन का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एल्काइन का पूछा गया है तो आंसर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, CnH2n-2। तो जिन्होंने भी यहाँ पर डी ऑप्शन दिया था आपका बिल्कुल सही जवाब है CnH2n-2। दूसरा क्वेश्चन है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। ये 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही कम चांस है। तो विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये है आपका मोलरता। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मोलरता, ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, इन सभी पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, इनमें कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। शाम 7:30 बजे आपको डेली साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण, इसके लिए रात 8 बजे की क्लास को देखिए। तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो याद कीजिए हमने आपको बताया था इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और साथ में निकेल होता है। पीतल की बात करें तो ये कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। कांसा की बात करें कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। तो देखिए किसी में भी एल्युमिनियम नहीं है, तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है मैग्नीशियम। तो ये जो है मैग्नीशियम आपका एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया मेरा जो गला है पिछले 2-3 दिन से ख़राब है, तो आपको आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए।
तो भोपाल गैस दुर्घटना जो घटित हुई थी 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को, किस कंपनी में? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ग्रेफाइट के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है, जिसमें से ये क्या है? एक अपवाद है। ग्रेफाइट को काला सोना, ठीक है, काला सोना नहीं, काला शीशा, ठीक। ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है? काला शीशा, इंग्लिश में ब्लैक लीड। अगर आपसे पूछे ब्लैक शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को ब्लैक शीशा कहा जाता है। इसका आकार किस प्रकार का होता है? तो षटकोणीय। षटकोणीय, कल ही हमने नोट्स में ये सब लिख के दिया आपको। अगर आपने नोट्स नंबर 14 को पढ़ा है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको ग्रेफाइट का आकार, हीरा का आकार, ये सब हमने नोट्स में लिख दिया है। तो ग्रेफाइट का आकार होता है षटकोणीय। अच्छा, ग्रेफाइट का प्रसंस्करण संख्या क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, यह कार्बन का अपर रूप है। देखिए कार्बन का अपर रूप तो हीरा भी होता है, लेकिन हीरा से थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो ये आंसर नहीं कर सकते हम। सटीक आंसर करना है। यह सस्ता है, यह मुलायम तथा भंगुर है। तो चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सही है, लेकिन चारों ऑप्शन में जो सटीक है ये आपका ए है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यह कार्बन का अपर रूप है, तो हीरा भी तो कार्बन का अपर रूप है, क्या हीरा से लिख सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, और ये जो क्वेश्चन है 2013 का बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए, आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकरण और अवकरण। यहाँ पे लिखते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है? अवकरण, ठीक है। और देखिए आप सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर कैसा आवेश हो जाता है? तो प्लस। अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कोई परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस, ठीक है, +2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? -2। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो आइए अब चेक करते हैं। तो बोल रहा है इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? चलिए एल्युमिनियम को लेते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम में देखिए अभी पावर क्या है? 0, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया? +3। +3 का मतलब क्या है कि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या त्याग किया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो होता है ऑक्सीकरण, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर उतना ही प्लस होगा। अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर पावर होगा +4। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 3 प्लस। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर क्या होगा? -3। तो यहाँ पर एल्युमिनियम देखिए क्या है? 3 प्लस, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। नाइट्रोजन गैस के अणु में कितने आबंध होते हैं? और साथियों पीछे जो हमने क्वेश्चन बताया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित अभी आगे और सवाल करेंगे, वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5।
तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायी होने के लिए क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसमें त्रिसहसंयोजी बंधक होगा। ठीक है, इसको 3 चाहिए तो क्या होगा यहाँ पे त्रिसहसंयोजी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिसहसंयोजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन गैस की बात करें, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो यही नाइट्रोजन गैस है, लगभग 78% के आसपास में। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, ये क्वेश्चन भी आपका 2017 या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर। निम्न अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2 रिएक्शन कर रहा है 2HCl प्लस S, किसका ऑक्सीकारक और किसका अपचायक, किसका ऑक्सीकारक किसका अपचयन हो रहा है। तो इसको पहले समझते हैं। हमने पीछे देखा था इलेक्ट्रॉन का टूटना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग हो रहा है ना ग्रहण हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है। देखिए अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी में अगर हाइड्रोजन टूट रहा है तो उसका क्या होगा ऑक्सीकरण। इसको आप चाहे तो लिख लीजिए कहीं, ठीक है, ऑक्सीकरण। अगर किसी में हाइड्रोजन टूट रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अवकारक। जस्ट उल्टा होता है, अगर किसी का ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या होगा अवकारक होगा, और अवकारक होगा तो इसी को बोला जाता है अपचायक, इसी को बोला जाता है अपचायक। अगर मान लीजिए किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ना, तो उसका क्या हो रहा है अवकरण, क्या हो रहा है अवकरण, और जिसका अवकरण हो रहा है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। जस्ट उल्टा ऑक्सीकारक, और इसी को कहा जाता है उपचायक, उपचायक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्न अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2 डैश है 2HCl प्लस S, तो बोला जा रहा है, ऑप्शन को देखिए, बोला गया Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। Cl2 ऑक्सीकारक की तरह, यानी ऑक्सीकारक बोले तो अवकरण, अवकरण बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आइए देखते हैं क्या Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए Cl2 अकेला है, लेकिन जैसे रिएक्शन हो गया तो Cl ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो देखिए हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है अवकरण, क्या कहलाता है अवकरण, और इसी को कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो वही लिखा गया है Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिर से समझा देते हैं, ऑप्शन ए में बोला गया है Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ऑक्सीकारक बोले तो यहाँ पर देखिए अवकरण, अवकरण बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आइए चेक करते हैं क्या क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन अकेला है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब कथन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। बी को भी चेक कर लेते हैं। Cl2 अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। अपचायक बोले तो ये अपचायक का मतलब अवकारक, अवकारक का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का टूटना। क्या क्लोरीन से हाइड्रोजन टूट रहा है? नहीं, हाइड्रोजन जुट रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। H2S ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्या बोला गया है? H2S ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक बोले तो अवकरण, अवकरण बोले तो H2 का जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए H2S, इसमें देखिए H2S की बात करें तो यहाँ पे S सल्फर को लेते हैं, तो सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन टूट रहा है, और हाइड्रोजन का टूटना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि अवकारक। तो ये तो आपका अवकारक होगा, ऑक्सीकारक थोड़ी होगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियॉन का मान होता है। अच्छा देखिए न्यूक्लियॉन क्या है, तो परमाणु जो है इसके अंदर होता है नाभिक, और नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसी के संख्या को बोला जाता है न्यूक्लियॉन। तो बताइए क्या होगा न्यूक्लियॉन का मान? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर पूछे परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर ये परमाणु की त्रिज्या है, और इसी को कहा जाता है 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। अगर नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और इसी को कहा जाता है 1 फर्मी। 1 फर्मी, तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है। अगर पूछे 1 फर्मी में कितना मीटर? 10⁻⁻15 मीटर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को परचेज नहीं किया है, आप लोग देर मत कीजिए, अभी नया क्लास है, फिर क्लास बाद में बंद हो जाएगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च करना है, तो ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके ओपन कीजिए तो इस प्रकार से इंटरफेस होगा। ऑल कोर्स पर आपको क्लिक करना है और ऊपर वाला आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं सब कुछ आपको नोट्स के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10, बायोगैस के अवयव क्या क्या है? तो बायोगैस में तो मीथेन तो होगा, हमने आपको बताया था, तो इसमें भी मीथेन है, इसमें भी मीथेन है, इसमें भी है, इसमें मीथेन नहीं है, ये तो होगा नहीं। तो बायोगैस में मीथेन तो होता है, इसके अलावा आपका हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो देखिए केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं साइंस में, साइंस क्वेश्चन को आपको याद रटना नहीं है, ठीक है, इसको समझिए और यकीन मानिए आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको तैयार कीजिए, जो नोट्स दे रहे हैं उसको आप लोग रेडी कीजिए, ठीक। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब चलिए नाभिकीय रिएक्टर की बात कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा हेनरिक फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट या फिर भारी जल का इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, यानी नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो कैडमियम या फिर बोरोन के छड़ का इस्तेमाल होता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? सही आंसर है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे देखिए। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला जो है ये कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। याद करते चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो साथियों इन्वर्टर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा बोला जाता है और ये एक प्रकार का आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बोले तो प्रबल अम्ल का उदाहरण है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। और आपका अगर पूछे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये आपका दुर्बल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो बोल रहा है कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो जितना भी नमक बनता है उसका स्रोत होता है हैलाइट। याद रखिएगा हैलाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आगे देखिए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में जो पाया जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मैलिक अम्ल सेब में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। और अगर पूछे कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा लेक्राइमल ग्रंथि।
हमने आपको बताया था लेक्राइमल ग्रंथि। अगर पूछे आंख में जो आंसू बनाता है उस ग्रंथि का नाम क्या है, तो लेक्राइमल ग्रंथि। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका होता है CaOCl2। ठीक है, दो तरीका से लिखा जाता है। एक आपका होता है CaOCl2, दूसरा तरीका लिखने का है CaOCl और Cl, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो एक भी ऑप्शन नहीं है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 2 होगा, CaOCl2 बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सब कुछ हम आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे, बस आपको ध्यान से केवल यहाँ पर सुनना है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो साथियों, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। नीला थोथा का फॉर्मूला पूछे, इस बार पूछा गया था एग्जाम में, तो याद रखिएगा CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का सूत्र है। सिंदूर का सूत्र पूछे तो लेड ऑक्साइड यानी PbO लेड ऑक्साइड सिंदूर का है। कास्टिक सोडा का पूछे तो इसका होता है आपका NaOH, ये कास्टिक सोडा का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का सूत्र है। लेकिन अगर कास्टिक पोटास पूछे तो KOH, ये कास्टिक पोटास का सूत्र है। जो भी बताते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो ये तो आपका यूरेनियम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरेनियम 235। अच्छा, यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो इसका पिंच ब्लेड, ठीक है, ये यूरेनियम का अयस्क का नाम है। पोलोनियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व पूछे तो यही पोलोनियम है। इसका समस्थानिक कितना होता है? 27। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध है। देखिए, याद कीजिए, आज से पहले हमने आपको बताया था अगर धातु प्लस धातु है तो वहाँ पर आपका कौन सा बंधन होता है? तो जिसके आगे धातु मिला रहे, ठीक है, जिसके आगे अगर धातु मिले वह आपका होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है? आयनिक यौगिक, यानी धातु प्लस धातु रहे तो आयनिक यौगिक। लेकिन अगर जिसके आगे अधातु रहे वहाँ पर कौन सा होता है? सहसंयोजी यौगिक। अब चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए सबसे पहले बी ऑप्शन को देखते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। तो Cu क्या है? धातु है, तो जिसके आगे में धातु रहे वो कौन सा बंधन होता है? आयनिक बंधन। तो कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, बिल्कुल गलत है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें आयनिक बंधन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके शुरुआत में धातु है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। H2S सहसंयोजी यौगिक है, हाइड्रोजन अधातु है, ठीक है, अधातु में इसको गिना जाता है हाइड्रोजन को। तो जिसके आगे में हाइड्रोजन मिले, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको बताते हैं। देखिए, जिसके शुरुआत में धातु मिल जाए वहाँ पर होता है आपका आयनिक यौगिक। क्या होता है? आयनिक यौगिक। जिसके शुरुआत में अधातु मिल जाए वहाँ पर होता है सहसंयोजी यौगिक। इतना आपको ध्यान रखना है, सहसंयोजी यौगिक। अब एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन को चेक करते हैं, कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है। आइए चेक करते हैं, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4।
ठीक है, CuSO4। तो कॉपर क्या है, आप सभी जानते हैं धातु है, तो इसके शुरुआत में धातु है, तो बताइए धातु होगा तो क्या होगा, आयनिक यौगिक, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आयनिक यौगिक नहीं है, ये आपका पूरी तरह से गलत है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, H2S। शुरुआत में क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक प्रकार का अधातु है, तो जिसके शुरुआत में अधातु होता है वो सहसंयोजी होता है, तो बोला गया है H2S सहसंयोजी यौगिक है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, CO2 एवं CaO दोनों क्या है, आयनिक यौगिक है। चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए शुरुआत में क्या है, धातु है, और जब धातु होगा तो क्या होगा, आयनिक यौगिक, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, CO2 तो कार्बन आपका अधातु है, और जब कार्बन अधातु है तो क्या होगा, सहसंयोजी, तो यहाँ पे तो आयनिक बोला गया है, इसमें बोला गया है CO2 और CaO दोनों आयनिक है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सिर्फ CaO आयनिक है, जबकि CO2 क्या है, सहसंयोजी है। तो यहाँ पर आंसर आपका केवल हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, H2S सहसंयोजी यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, CaO ये क्या है, आयनिक है या फिर सहसंयोजी यौगिक है? तो शुरू में क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम धातु है, तो क्या हो जाएगा, धातु होगा तो आयनिक होगा। अगर पूछे CO2 ये क्या है, इसमें सहसंयोजी होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन शुरू में है और कार्बन अधातु होता है, तो इसमें सहसंयोजी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके शुरुआत में धातु मिले आयनिक और अधातु मिले तो सहसंयोजी यौगिक। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत बोले तो क्या होता है, नवीकरणीय। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरणीय, यहाँ पर लिख देते हैं नवीकरणीय, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो नवीकरणीय मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं, और ये आपका पवन यानी कि हवा, बाकी डीजल, पेट्रोल, कोयला ये परंपरागत है यानी कि अनवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? आंसर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का इस्तेमाल न चिपकने वाले बर्तन में भी होता है, इसलिए इसमें प्लास्टिक नहीं होता है, अतः ये प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। पॉलीथीन की बात करें, ये किसका बहुलक होता है, तो ये इथिलीन का बहुलक होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। इथिलीन का बहुलक पूछे क्या होता है, पॉलीथीन, ठीक है, क्या होता है, पॉलीथीन। और हमने आपको रबड़ के बारे में बताया था, एक होता है प्राकृतिक रबड़ और एक होता है कृत्रिम रबड़। अगर पूछे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक। और एक हमने आपको बताया था नियोप्रीन क्या है, कृत्रिम रबड़ का बहुलक। कृत्रिम रबड़ का बहुलक पूछे नियोप्रीन, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक पूछे आइसोप्रीन, ये सब आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो कौन सा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो याद कीजिए हमने बताया था आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। परमाणु क्रमांक I होता है और परमाणु क्रमांक 53 संकेत I, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सा है? तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन होता है, ये करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प भी होता है, जबकि मीथेन नहीं होता है, तो ये प्रभावित नहीं करेगा। आखिरी क्वेश्चन, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, तीनों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। जबकि परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम इसमें होता है नाभिकीय विखंडन। कैसा विखंडन? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, और जिन्होंने बैच को नहीं लिया है आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ले सकते हैं।